वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्या तंवर, जो कि आपको पता है काफ़ी कम उम्र में काफ़ी गरीबी का सामना करने के बाद एक IPS अधिकारी बनी है और उनकी एज भी काफ़ी कम है। देखिए, जब हम चलते हैं तो कई बार कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पर हमें उन मुश्किलों के सामने डटे रहना पड़ता है, तभी हम जाके किसी मंजिल को पार कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा। ये दिव्या तंवर की कॉपी है। इनका एक एक थोड़ी सी इनकी आंसर राइटिंग एनालिसिस करेंगे हम, जिससे हम अपने आप में कुछ सुधार कर सकें, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, कैसे हमें अपना प्रेजेंटेशन रखना चाहिए कि जो कॉपी चेक कर वो एकदम अट्रैक्टिव हो जाए और हमारा अच्छे से अच्छा मार्क्स दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इनके मार्क्स हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स दिख रहे हैं इसमें। तो ठीक है, चलिए ये फिर इसमें यहाँ पर इन्होंने दिया है संदर्भ दक्षता एवं परिचय दक्षता के अंक दिए गए हैं इनको। ठीक है, ये इसमें इनकी भाषा शैली अच्छी है। इनको कुछ नोट्स दिए गए हैं कि मतलब आपने जो आंसर राइटिंग की है इसके आधार पर जो आंसर जांचने वाला है, जो जांच करता है, उन्होंने इनको निष्कर्ष की जो दक्षता इनकी संतोषजनक है। ठीक है, आपको विषय वस्तु की समझ है किंतु किसी किसी उत्तर में आवश्यक बिंदुओं का अभाव है। निबंध के स्तर पर प्रयास अच्छा है। तो मतलब ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इनका निबंध अच्छा है, पर कहीं कहीं जहाँ पर आवश्यक वस्तुएं होती हैं वहाँ उसका अभाव यहाँ पर कम होता है। जैसे कि कई बार हम किस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाना चाहूँगी। जैसे हम किसी गरीबी के ऊपर निबंध लिख रहे हैं, तो गरीबी के ऊपर ठीक है, कई बार हम गरीबी को स्वच्छता से जोड़ देते हैं, पर अगर आप गरीबी के जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ जो रिपोर्ट्स आती हैं गरीबी के ऊपर, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इस तरीके से जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती है, अगर आप उनको थोड़ा सा लिखेंगे तो इससे आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है कहीं ना कहीं काफ़ी इन्हेंस होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही यह उसके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में, यहाँ पर गुप्त काल के साहित्य के विकास के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। ठीक है, तो जो गुप्त काल में अभूतपूर्व विकास हुआ, जो ना सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर भी बेहतर था। ठीक है, प्रमाण देख लेते हैं। गुप्त काल के प्रमाण इन्होंने दिए हैं, कहाँ दिए हैं गुप्त काल के प्रमाण। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में साहित्यकार विद्वान थे, जिसमें कालिदास प्रमुख थे। पर यहाँ पर इन्होंने कालिदास के बारे में वर्णन किया है, चलो ठीक है, पर यहाँ पर जो आंसर राइटिंग चेकर है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे शूद्रक है, दंडी है, कवियों, इनकी रचनाओं के महत्व के बारे में भी चर्चा करना। यहाँ अगर ये चर्चा करती तो इस पर इनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते। ठीक है, कालिदास के बारे में इन्होंने दिया है, कई बिल्कुल बहुत अच्छा है कालिदास के बारे में दिया, पर यहाँ पर थोड़ा विशाख दत्त, भारतीय दंडी, इनके बारे में, शूद्रक आदि के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहिए था। भवभूति के बारे में इन्होंने लिखा। देखिए, कालिदास के बारे में लिखा है, उसको बॉक्स में रख दिया, फिर उसको पॉइंट करके लिख दिया, मोर देन इनफ है। उसके बाद गुप्त काल में संस्कृत का विकास हुआ, ये भी है। फिर उसके बाद विभिन्न ब्राह्मणों द्वारा रचित सांस्कृतिक साहित्य, समुद्रगुप्त के काल में कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति निश्चित ही साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानक को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब इनको जो देखिए 10 में से इनको 4.5 नंबर मिले हैं। अब हम देखें इनको 10 में से 4.5 नंबर क्यों मिले हैं, क्योंकि इन्होंने एक तो कुछ जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर थे, विशाख दत्त, शूद्रक, इनकी कविताओं, इनकी साहित्य के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की है। दूसरा, जो विषय वस्तु के स्तर पर जो प्रयास अच्छा है किंतु बेहतर किया जा सकता था, मतलब प्रयास किया है उन्होंने, ठीक है, पर इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर ये प्रेजेंट कर सकती थी, तो इसीलिए उनको सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए 4.5 मार्क्स दे दिए गए हैं। अगर और आप इससे और बेहतर प्रदर्शित कर सकते तो आपको इससे और बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है, अर्थात विश्व में 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होते हैं। तो आंसर क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आंसर से हम यहाँ पर अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बाल विवाह प्रथा के ऊपर ही ये क्वेश्चन रहा होगा।
ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 व लक्ष्य 5 तथा अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। मतलब यहाँ पर आपको जो SDG गोल्स है उनको रटा होना चाहिए बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? निरक्षरता, गरीबी, दहेज प्रथा, जो कि नॉर्मल से जो कारक हैं इन्होंने यहाँ पर उसके बारे में लिख दिए हैं। देखो, इन्होंने रिपोर्ट के बारे में मेंशन कर दिया, जो कारक हैं, जो मेजर कारक हैं उनके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिव्यक्तों की चिंता, ये सब यहाँ पर कर दिया। अब उसके बाद जो प्रस्तुतिकरण पर थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर जो इन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया है देख लेते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से थोड़ा सा इनको एक नोट मिला है कि प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दें, ये इस तरीके से इन्होंने एक बॉक्स बनाकर, ठीक है, उसके बारे में बता दिया गया है। समाधान हेतु सुझाव दिए गए हैं। तो प्रस्तुतिकरण पर कैसे ध्यान दें? देखिए, ये जो गोल गोल बॉक्स बनाकर उन्होंने लिख दिया, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राइटिंग चेक करने वाले हैं, एग्जामिनर हैं, उनको ये पसंद नहीं आया। ठीक है, अगर आप एक बॉक्स बनाकर भी पॉइंट लिख देते तो भी चलता, पर ठीक है, सबकी अलग अलग सोच है, सब लोग अलग अलग सोचते हैं। इन्होंने जो सोचा, इनको जो बेहतर लगा, इन्होंने वो किया। तो आप अगर और क्रिएटिव हो सकते हैं और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात इसकी, तो इसका बता दो। देखो, समाधान हेतु उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं? शिक्षा का स्तर बदला जाए, मुख्यतः महिलाओं में जागरूकता फैलाना, NGO की सहायता, गरीबी को दूर करने के उपाय, सामाजिक जागरूकता, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो ये है कि अल्प समझ व जानकारी अच्छी है, इस तरीके से इनको इधर दिया गया है। यद्यपि सरकार के प्रयासों से जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें अपने प्रयास को भी अनवरत रूप से जारी रखना है तथा तभी हम इस बुराई की जड़ को खोद सकते हैं। तो इसमें भी इनको 4.5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो देखिए, ये इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया होगा। ठीक है, जब इन्होंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की होगी, इन्होंने लगा होगा कि जब हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए। आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट की है, कई बार बहुत टाइम लगता है आंसर राइटिंग करने में और बहुत हमें ये लगता है कि क्या लिखें। तो सबसे सरल तरीका मैं आपको बताती हूँ आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का। जैसे कि आप अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। अभी 9th-10th में हम कैसे आंसर राइटिंग करते थे, हमें उसी तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। एक बार फिर से हमें अपने आप को पीछे ले जाना है और वहां जाके सोचना है कि हम 9th-10th में कैसे आंसर राइटिंग करते थे, कैसे लिखते थे। थोड़ा सा वो सब हम सोचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।